नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। गिरीश चंद्र मुर्मू जी बने हैं देश के नए सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आज इन्होंने शपथ ली है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में और सीएजी के बारे में इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी। सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिएगा। एंड गाइस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। जो भी नई वीडियोस आएंगे उन सब की इंफॉर्मेशन, उन सब की नोटिफिकेशन आप तक समय समय पे पहुंचती जाएगी। सो डॉक्टर बी आर आंबेडकर ने कहा था कि सीएजी शैल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के तहत जितने भी ऑफिसेज हैं उनमें से कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होगा वो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिसर होगा। और ऐसा बी आर आंबेडकर जी ने क्यों कहा था ये हम समझेंगे आज सीएजी के बारे में जान के। तो सीएजी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 148 से लेके आर्टिकल 151, ठीक है, आर्टिकल 148 से लेके आर्टिकल 151 तक सीएजी के बारे में प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में। तो ये सारी बेसिक चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। गिरीश चंद्र मुर्मू जी के बारे में, जीसी मुर्मू के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। वो देश के 14वें यानी कि 14th सीएजी बने हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद एक लिस्ट निकाल लेना और सारे जो भी अभी तक के सीएजी हैं एक बार उनके नाम देख लेना। आपको यह भी पता होगा कि जब से पिछले साल से जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 जो स्पेशल स्टेटस हटाया गया है और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तो जीसी मुर्मू जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बने थे, ठीक है। लेकिन कुछ दिनों पहले ही उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद से, पोस्ट से रिजाइन किया और अब मनोज सिन्हा जी को जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है, जीसी मुर्मू को सीएजी बनाया गया है। ओके, सो ही वाज आल्सो द फर्स्ट एलजी ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस 2019 में ही हटा है, ठीक है। उसके बाद पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू ही हैं और अभी ये सीएजी भी बने हैं। तो ये आपके यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जीसी मुर्मू से पहले राजीव महर्षि जो कि 1978 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं राजस्थान कैडर के, वो सीएजी थे और उनका टर्म 7 अगस्त को यानी कि कल खत्म हुआ है। इसीलिए आज से नए सीएजी ऑफिस संभालेंगे जिनका नाम है जीसी मुर्मू। सो दोस्तों, सीएजी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस एक दिन के लिए भी खाली नहीं छोड़ा जाता। तो आप देख सकते हो कि 7 तारीख को राजीव महर्षि का कार्यकाल टर्म खत्म हुआ, 8 तारीख से जीसी मुर्मू ऑफिस में आ गए। एक दिन भी खाली नहीं छोड़ सकते क्योंकि यह संवैधानिक ऑफिस है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इज दैट क्लियर? और दोस्तों, आप अनअकैडमी प्लस में भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। रेफरल कोड राहुल का यूज करके 10% इंस्टेंट डिस्काउंट आपको प्राप्त होगा। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने लेबनान वीडियो नहीं देखा, जो कि अमोनियम नाइट्रेट क्या है इसके ऊपर मैंने बनाया है, इसी चैनल राहुल अग्रवाल यूपीएससी में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद जरूर देखें। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया जिसमें क्या लिखा था वो मैं आपको बता देता हूं। द प्रेसिडेंट इज प्लीज्ड टू अपॉइंट श्री जीसी मुर्मू एज द सीएजी ऑफ इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ही अज्यूम्स चार्ज ऑफ हिज ऑफिस। तो यहां से एक चीज समझ में आ गई कि सीएजी अपॉइंट कौन करता है। सीएजी अपॉइंट करता है देश का राष्ट्रपति। हो गया। सो देश का राष्ट्रपति सीएजी अपॉइंट करता है। कंफ्यूज मत हो जाना, ये मत सोचना कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, होम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, नहीं, ठीक है। जीसी मुर्मू जी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। उनका जन्म 21 नवंबर 1959 में हुआ, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा, वहां पे एक गांव है बेतनोटी नाम का, वहां पे इनका जन्म हुआ। और बेसिकली जीसी मुर्मू जी ने पोस्ट ग्रेजुएशन की है पॉलिटिकल साइंस से फ्रॉम उत्कल यूनिवर्सिटी और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम से जीसी मुर्मू के पास एक एमबीए डिग्री भी है। तो ये उनकी ब्रीफ एक प्रोफाइल है और ये एक फॉर्मर आईएएस ऑफिसर है गुजरात कैडर के और जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर पिछले साल 25 अक्टूबर से ये बने थे। उससे पहले ये फाइनेंस मिनिस्ट्री में एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। तो काफी काम किया है इन्होंने सरकार में। एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी ये रह चुके हैं। उससे पहले ये पीएम नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे, ठीक है, तो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी थे। 2015 में जीसी मुर्मू जॉइंट सेक्रेटरी थे एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट के, उसके बाद एडिशनल सेक्रेटरी बने
उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में एडिशनल सेक्रेटरी बने, फिर उसके बाद जो इंद्रधनुष प्लान आया था पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए, उसकी इंप्लीमेंटेशन में इन्वॉल्व थे। देन उसके बाद जीसी मुर्मू ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी काम किया है एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में, फिर बाद में स्पेशल सेक्रेटरी बने। जीएसटी जब भारत में आया तो जीएसटी को लेके भी इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स की दिशा में भी जीसी मुर्मू जी ने काम किया है। तो ये सारी कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो इनके बारे में आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट करते हैं देश के राष्ट्रपति, ठीक है। सीएजी का काम क्या होता है? टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉस। एकदम आसान भाषा में आपको बताता हूं, सरकार आप लोगों ने चुनी, जनता ने सरकार चुनी। सरकार पैसे कैसे खर्च कर रही है ये जानना जनता का काम है या नहीं? सरकार की कोई अकाउंटेबिलिटी होती है या नहीं? सरकार की इसी अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कौन करता है? सीएजी। याद करो मनमोहन सिंह की सरकार 2011-12 में सीएजी ने कितने घोटाले सामने लाए थे और उन घोटालों का असर क्या हुआ? आज तक कांग्रेस की सरकार नहीं आ पा रही है। तो सीएजी जनता को दिखाता है कि भैया तुमने जो सरकार चुनी है वो पैसे कैसे खर्च कर रही है। सीएजी का काम होता है अकाउंट्स ऑडिट करना, ठीक है। सो सीएजी ऑफिस होल्ड करता है फॉर अ पीरियड ऑफ 6 इयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 6 साल का कार्यकाल होता है और 65 साल रिटायरमेंट एज होती है। तो इसको समझो, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। देखो, मान लो कोई व्यक्ति 60 साल की उम्र में सीएजी बना, तो वो 6 साल ऑफिस नहीं होल्ड कर पाएगा क्योंकि उसका 5 साल में रिटायरमेंट की एज आ जाएगी, तो वो 5 ही साल होल्ड कर पाएगा। अगर कोई 62 की एज में बना तो वो 3 साल ही ऑफिस होल्ड कर पाएगा। कोई 58 की एज में बना तो वो 6 साल करके 64 में रिटायर हो जाएगा। तो ये मत सोचना कि सर वो वाला सीएजी तो 4 साल ही था, राजीव महर्षि तो 3 साल ही थे, वो 6 साल क्यों नहीं थे? क्योंकि दोस्तों रिटायरमेंट एज भी है। रिटायरमेंट एज अगर आपकी आ गई तो फिर आपको रिटायर होना पड़ेगा, फिर आपने चाहे 6 साल होल्ड किया हो या ना किया हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, सीएजी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं उन्हें सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। भाई कल को सरकार सीएजी को जब चाहे नहीं हटा सकती। सीएजी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उसकी एक मर्यादा है, उसको आप ऐसे ही नहीं हटा सकते कि चलो भाई अब मजा नहीं आ रहा आपके काम में, हम आपको हटा देते हैं। नहीं, सीएजी को रिमूव किया जाता है सेम उसी तरीके से जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। तो एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करते हैं। तो अभी के लिए बस आप इतना समझ लो कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का जो तरीका होता है वही तरीका होता है सीएजी को हटाने का, यानी कि एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइड किया गया है टू द सीएजी एंड सीएजी डज नॉट होल्ड हिज ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस सीएजी होल्ड नहीं करता। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट मतलब क्या होता है? कौन होल्ड करता है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस इंडिया में? गवर्नर, राज्य का जो गवर्नर होता है। गवर्नर को प्रेसिडेंट जब चाहे रिमूव कर सकते हैं, जब चाहे हटा सकते हैं, लेकिन सीएजी को नहीं हटा सकते। ये चीज समझना है। यूपीएससी के चेयरमैन को नहीं हटा सकते, सुप्रीम कोर्ट के जज को नहीं हटा सकते जब चाहे, गवर्नर को हटा सकते हैं क्योंकि गवर्नर प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस होल्ड करता है। सीएजी यूपीएससी या सुप्रीम कोर्ट जज नहीं करते। साथ ही साथ आपको यहां पे मैं एक चीज और भी बता देता हूं सीएजी के बारे में ही, कि सीएजी इज ऑल्सो द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ओके, IAAD, ये इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, उसका हेड भी सीएजी है। साथ ही साथ कोई भी मंत्री सीएजी को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। सीएजी रिटायर होने के बाद कोई भी फर्दर ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक बार सीएजी रिटायर हो गया, अभी राजीव महर्षि रिटायर हुए हैं, वो कोई भी सरकारी ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना भैया। अगर सीएजी को रिटायरमेंट के बाद अगर ये बोला जाए कि भैया चलो हम आपको मंत्री बना देते हैं, आपको कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ऑफिस होल्ड करने का मौका हम देते हैं, तो उससे क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के चांसेस हो सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर आ गया तो सीएजी अपना काम ढंग से नहीं कर पाएगा। सीएजी तो यही सोचेगा कि चलो ठीक है, रिटायरमेंट के बाद मुझे तो सरकार नौकरी देगी तो मैं सरकार के घोटालों की जांच नहीं करता यार, छोड़ो सरकार को खुले में रहने दो। तो ये गलत हो जाएगा। दैट इज वाई सीएजी इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस। सीएजी हेल्प्स द लेजिस्लेचर्स होल्ड देयर रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स अकाउंटेबल। ठीक है, जनता को साथ ही साथ लेजिस्लेचर को भी कि भाई जो सरकार है वो अकाउंटेबल हो।
इसमें सीएजी मदद करता है। सीएजी की जो भी कंडीशंस हैं, जो भी सैलरी हैं, जो भी सैलरी और अदर सर्विस कंडीशंस जो भी सीएजी की होती हैं वो पार्लियामेंट द्वारा डिटरमाइन की जाती हैं। और साथ ही साथ जो भी सैलरी अलाउंसेस पेंशंस होते हैं सीएजी के, दे आर नॉन वोटेबल, दे आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मतलब कि इनकी जितनी भी सैलरीज एंड अलाउंसेस एंड पेंशंस हैं वो नॉन वोटेबल हैं, उन पे आप वोट करके उनको कम नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते कि सीएजी की आज सैलरी 1 लाख है, कल वोट करके 50,000 कर दी, नहीं, ये सीएजी के इंडिपेंडेंस का उल्लंघन होगा। गॉट द पॉइंट? सो ये सारी चीजें हैं दोस्तों सीएजी से रिलेटेड। अब यहां पे आपको एक छोटी सी चीज और मैं बता देता हूं कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका आर्टिकल 149, ठीक है, उसका आर्टिकल 149 पार्लियामेंट को यह पावर देता है कि पार्लियामेंट कानून बना के सीएजी की पावर्स और ड्यूटीज प्रिस्क्राइब कर सकता है। और इसी पावर का यूज करके पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया जिसका नाम है सीएजीज ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1971, और इसको एक बार 1976 में अमेंड भी किया गया है। तो इसी एक्ट के आधार पे सीएजी की ड्यूटीज और फंक्शंस को लिखा जाता है कि हाँ भाई, ठीक है। तो कुल मिला के बस आपको यह समझना है, अगर आपसे कोई पूछे कि सीएजी को उसकी पावर्स, ड्यूटीज और सारी चीजें कहां से मिली हैं, तो ये इस एक्ट से भी मिली है और संविधान से भी मिली है। तो सीएजी क्या क्या ऑडिट करता है? सीएजी ऑडिट करता है जितना भी खर्चा हुआ है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरीज से। साथ ही साथ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट से जो भी खर्चा हुआ है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ स्टेट से जो भी खर्चा हुआ है, सारी की सारी चीजें सीएजी क्या करता है? ऑडिट करता है। दिस इज समथिंग जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सीएजी एक्ट्स एज अ गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। ही ऑडिट्स द अकाउंट ऑफ एनी अदर अथॉरिटी व्हेन रिक्वेस्टेड बाय द प्रेसिडेंट और गवर्नर। अगर राष्ट्रपति या फिर राज्य का राज्यपाल, गवर्नर सीएजी से रिक्वेस्ट करता है कि भाई किसी लोकल बॉडी की भी आप अकाउंट्स को ऑडिट करो, तो सीएजी वो भी कर सकता है। सीएजी एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को विद रिगार्ड टू द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉर्म इन विच द अकाउंट्स ऑफ द सेंटर एंड स्टेट शैल बी केप्ट। जी, किस तरीके से सेंटर के और राज्यों के अकाउंट्स रखे जाएंगे, उसका क्या बेसिकली फॉर्म होगा, उससे रिलेटेड भी सीएजी प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है। सीएजी असरटेन्स एंड सर्टिफाइज द नेट प्रोसीड ऑफ एनी टैक्स। नेट प्रोसीड यानी कि भैया जितना टैक्स आया उसमें से आप टैक्स कलेक्ट करने का जो खर्चा है माइनस करते हो, तो उसको नेट प्रोसीड कहते हैं। ठीक है, तो सीएजी सर्टिफाई करता है कि भाई ये होगा नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स, और उसका सर्टिफिकेट अंतिम माना जाता है, फाइनल माना जाता है। सो टोटल 3 ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं जो सीएजी सबमिट करता है राष्ट्रपति को। ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ये बड़ी ही सिंपल सी बात है। सो ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में क्या होता है? इसमें यह देखा जाता है कि एप्रोप्रिएशन एक्ट के द्वारा पार्लियामेंट को जितना पैसा दिया गया है, क्या पार्लियामेंट ने खर्चा उतना ही किया है? पार्लियामेंट का एक्चुअल एक्सपेंडिचर क्या है? ठीक है, तो ये तीनों ऑडिट रिपोर्ट्स सीएजी प्रेसिडेंट को सौंपता है। ये याद रखना, सीएजी डायरेक्ट पार्लियामेंट को रिपोर्ट नहीं सौंपता, सीएजी प्रेसिडेंट को सौंपता है। प्रेसिडेंट उसे पार्लियामेंट में रखते हैं, दोनों हाउस के सामने रखते हैं, और उसके बाद पब्लिक अकाउंट्स कमिटी सीएजी की रिपोर्ट को एग्जामिन करती है, जांच करती है, जहां पे सीएजी खुद पब्लिक अकाउंट्स कमिटी की मदद करता है। और अभी मैंने आपको बताया भी कि ही एक्ट्स एज अ गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर ऑफ पीएसी। तो सिंपल सा है, देखो यहां से सिस्टम चालू हुआ, सीएजी ने रिपोर्ट बनाई, प्रेसिडेंट को सौंप दी, प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट के सामने रख दिया, पार्लियामेंट में पब्लिक अकाउंट्स कमिटी उसको जांच करेगी, और जब पीएसी जांच करेगी तो सीएजी उसकी हेल्प करेगा, उसको समझाने में कि ऐसी ऐसी रिपोर्ट हमने बनाई है, और उसके बाद उस पर फाइनल डिस्कशन होगा। एक चीज यहां पे दोस्तों मैं और आपको बता दूं कि इंडिया का जो सीएजी होता है, इंडिया का जो सीएजी होता है वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता, जबकि ब्रिटेन का जो सीएजी होता है वो वहां की पार्लियामेंट का मेंबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सो आर्टिकल 151 में क्या लिखा है, आर्टिकल 149 में क्या लिखा है, ये आप पढ़ सकते हैं, उतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। साथ ही साथ सीएजी कौन कौन से टाइप्स ऑफ ऑडिट परफॉर्म करता है,
रेगुलेटरी ऑडिट, सप्लीमेंट्री ऑडिट, प्रोप्राइटी ऑडिट, एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस, एनवायरमेंटल ऑडिट। तो ये उतनी ज्यादा डिटेल में यूपीएससी एस्पिरेंट्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस मैंने आपको जानकारी देने के लिए यहां पे लिख दिया है। ओके, सो द वर्क ऑफ ऑडिट ऑफ अकाउंट इज एक्चुअली डन बाय द ऑडिट डिपार्टमेंट, IAAD। ठीक है, तो इसके बारे में भी उतना ज्यादा डिटेल में हमें नहीं पढ़ना, हमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है सीएजी से रिलेटेड वो मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दी है। ओके, सो इस चैनल राहुल अग्रवाल यूपीएससी में आपको क्या चीजें मिलेंगी? आपको दोस्तों यहाँ पे यूपीएससी के लायक जो काम की चीजें हैं बस वही मिलेंगी। फालतू फोकट का टाइम पास हम यहाँ पे नहीं करेंगे। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, जो काम की चीजें हैं मैं बस आपको वही पढ़ने के लिए बोलूंगा। मैं आपके सामने सारी चीजें रख दूंगा, बट आपको ये समझाऊंगा कि ये नहीं पढ़ना, ये पढ़ना है। सो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस चैनल को जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो कमेंट्स में पूछिए। कैसा लगा ये वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। हैव एन ऑसम डे गाइस।